डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज फिर से हम क्लास 11th और 12th में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे, जैसे क्या होता है कि रिएक्शनों का अलग अलग अपना अपना लेवल होता है और वो जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न होते हैं मैं उनको कराने वाला हूँ। यानी ये आप इसको यह कह सकते हैं कि ये नाम वाले अभिक्रिया हैं। जैसे कह देगा कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहती है, तो नाम दे देगा या अभिकारक दे देगा, और अभिकारक में क्या करेगा कि अभिकारक के द्वारा भी पूछेगा। जैसे डार्जन अभिकारक के जो अभिकारक दे देंगे उसके साथ उसकी किसके साथ अभिक्रिया कराना है और उसके साथ जो उत्पाद प्राप्त करना है वो पूछेगा। यानी अभिकारक दे देगा, उत्पाद पूछ देगा, फिर बीच का मैं भी समझाऊंगा कि कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है एग्जामों में। यानी जो भी मैंने अभी ये लगभग जो मैंने अभिक्रिया ली है, 1 2 3 लगभग 4 के आसपास लिया है मैंने, तो ये अभिक्रिया लगभग 30 के आसपास है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके कई पार्टों में पढ़ाया जाए। जैसे मान आज मैंने 4 अभिक्रिया को लिया है, हो सकता है तो 5 6 भी करा सकता हूँ, और फिर मैं आगे होगा कि फिर जो 5 6 होंगे वो उनको लिया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से यानी सभी अभिक्रियाओं को मैं क्या कर दूँ, पूर्ण कर दूँ। तो मैंने क्या किया है कि पहला अभिक्रिया लिया है डार्जन अभिक्रिया, फिर दूसरा अभिक्रिया आपका फ्रैंकलिन अभिक्रिया। मैं इसका क्रम भी डाल देता हूँ, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, और ये आपका तीसरा अभिक्रिया हो गया, और ये आपका चौथा अभिक्रिया। जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो नंबर डाल के ही बनाएंगे। मैं लगभग देखिएगा कि लगभग 30 अभिक्रियाएं कराऊंगा, और इन 30 अभिक्रियाओं से मेरा दावा है कि ये 30 अभिक्रियाओं के अलावा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप जो कहेंगे मैं हारने के लिए तैयार हूँ। यानी कि यही 30 में से कहीं ना कहीं से पूछेगा। ऐसी दो ही अभिक्रिया आती है मुख्यतः 4 नंबर में, कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये जो है नाम वाले अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होगा कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया दे दिया, तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया में अब आपको ये जानना होगा कि उसमें कौन से अभिकारक होंगे और उनके द्वारा जब अभिक्रिया होगा तो क्या उत्पाद में प्राप्त होगा। तो चलिए समय को ना व्यस्त करते हुए हम क्या करेंगे कि पहले करते हैं डार्जन अभिक्रिया। तो डार्जन अभिक्रिया का जो है अभिक्रिया होता है, यानी कि एथिल अल्कोहल को C2H5 इसको बोला जाता है एथिल, और OH अल्कोहल बनाएंगे तभी वो अल्कोहल बनेगा। अब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, SOCl2 के साथ। SOCl2 को हम कहेंगे कि इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, और इसका नाम है आपका एथिल अल्कोहल। आप इसे कह सकते हैं एथिल अल्कोहल। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत ना हो तो मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ एथिल अल्कोहल को, थायोनिल क्लोराइड को। इंग्लिश में क्या होता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं और चीज़ों को जल्दी जल्दी लिखने में भी थोड़ा जल्दी टाइम कम लगता है। यानी कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड के साथ जब कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, और उनके द्वारा जो उत्पाद होगा ये तो लिखेंगे। यानी कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो डार्जन अभिक्रिया की अभिक्रिया होगा, फिर इसका जो स्टेटमेंट होता है उसको भी लिखा जाता है। स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो अभिक्रिया में जिस अभिकारक को लिया गया है और जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसी को लिखा जाता है, और उत्प्रेरक होगा तो उत्प्रेरक उसमें लिखा जाता है। जैसे मैंने लिया है एथिल अल्कोहल, तो इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। या तो आप चाहेंगे तो इसको लिखेंगे सूत्र के माध्यम से। तो SOCl2 को मैं क्या करता हूँ कि तोड़ देता हूँ, SO और Cl2 को ऐसे लिख देता हूँ Cl2 को, यानी कि 2 Cl है तो 2 Cl। इसमें से होगा क्या कि यहाँ का O और यहाँ का SO, यानी निकलेगा क्या, तो SO2। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा H और यहाँ बचेगा एक Cl, HCl। HCl बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, यहाँ बचा, यहाँ का OH निकल चुका है, यहाँ का SO निकल चुका है, और एक Cl भी निकल चुका है। फिर उसके बाद से अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक Cl। यहाँ से मैं HCl को भी निकाल देता हूँ ऐसे करके डैश से, जिसे आप समझ सकेंगे कि यहाँ का H और यहाँ का एक Cl, HCl बाहर निकल गया, यहाँ का O और यहाँ का SO2 बाहर निकल गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बचा क्या, तो बचा पूरी श्रृंखला, यानी जो भी आपने श्रृंखला लिया तो श्रृंखला में आपने लिया C2H5, और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा एक Cl, तो C2H5Cl, जिसको आप कह सकते हैं एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। अब यहाँ से प्रश्न कई प्रकार से बनेंगे ऐसे, यानी कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो भी आप यही अभिक्रिया लिखेंगे। अगर कह दे कि अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कीजिए,
एल्कोहल का मतलब यानी कोई भी कार्बनिक श्रृंखला हो और उसके साथ क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, तो समझेंगे कि वो एल्कोहल है। और एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है कि एल्किल हैलाइड, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ समझाने के लिए कि आपको आगे चल के कई बार ये यूज होगा तो अपना आपको दिक्कत नहीं होगा। एल्किल का जो सूत्र होता है वो होता है एल्किल का जो सूत्र होगा वो होता है एल्केन से, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन जब कम होता है तो वो किसका निर्माण करता है, तो वो निर्माण करता है एल्किल का। यानी कि एल्केन का सूत्र होगा CnH2n+2, और हमको जब इसका एल्किल बनाना होगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे मान लीजिए हम सूत्र लेते हैं 2 कार्बन जब लेंगे तो हाइड्रोजन, फिर n का मान यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 तो सूत्र क्या बनेगा, तो C2 और 2 दूना 4 और 4 2 6 C2H6 एल्केन ये बन चुका है। जब हमें एल्किल बनाना होगा तो कुछ करना नहीं है, जो एल्केन का सूत्र होता है उसमें से अभी 6 हाइड्रोजन था तो हम कितना हाइड्रोजन कर देंगे 5, तो ये बन जाएगा एल्किल। तो ये भी एल्किल, ये भी एल्किल, C2H5 तो जिस इसके साथ अगर अल्कोहल जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल, अल्कोहल। अब एल्किल का मतलब कि जैसे एल्केन में आप जोड़ते हैं एन, अगर नामकरण करना होगा एल्केन का तो उसके नाम में आप क्या जोड़ते हैं, एल्केन। और जब एल्किल का नामकरण करना होगा, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको, अगर मान लीजिए हमें एल्किल लिखना है तो ये हो गया एल्केन का सूत्र, तो C2H6। और हमें जब एल्किल का नाम, तो एल्किल का मतलब यहाँ 6 कार्बन हाइड्रोजन है तो यहाँ हमने 1 हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहाँ 5 हाइड्रोजन हो गया। जब हमें इसका नाम लिखना होगा तो यहाँ 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे एथ, इसमें भी 2 कार्बन है तो इसमें भी लिखेंगे एथ। इसका नाम लिखना होगा तो इसके नाम में हम जोड़ते हैं एन, यानी एथेन। और जब हमें एल्किल का नाम लिखना होता है तो उसके नाम में हम जोड़ते हैं इल, बस यही अंतर है। तो जब एल्किल बनेगा तो इसके नाम में भाई 2 कार्बन है तो एथ, इसके नाम में जोड़ेंगे इल, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो एल्किल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। अब हैलाइड लगा है, हैलाइड में कौन सा हैलाइड लगा है, तो क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ये भी हो जाएगा एथिल, किसके साथ जुड़ा है, तो OH के साथ हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पूरे केमिस्ट्री में मैं कहीं नहीं कहने को मिलेगा मेरे से, ये इस चीज को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। याद करने वाला कोई पोर्शन आपको दिया ही नहीं जाएगा, यानी कि जो भी चीजें होंगी डीपली समझाई जाएंगी कि अगर ये है तो ये कैसे है। ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। अब इसी चीज को लिखना है कि डार्जन अभिक्रिया में लिखना है कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, इसे कहा जाएगा डार्जन अभिक्रिया। फिर अगला प्रश्न क्या होगा कि अल्कोहल से, यानी कि एक प्रश्न आता है कैसे प्राप्त करें। ये सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं सबको कराऊंगा। कैसे प्राप्त करें, यानी कैसे प्राप्त करें में आपको ये होगा, जैसे कह देगा कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, तो सोचना कुछ नहीं है, ये आपको देखने में लगता होगा कि इसका अभिक्रिया क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अल्कोहल का मतलब यानी आप कोई भी श्रृंखला लीजिए, एल्किल को दिखाते हैं आर से, यानी आर का मतलब श्रृंखला, उसमें होना चाहिए OH। और आपको इससे प्राप्त क्या करना है, आपको प्राप्त करना है यानी कि जो आपने श्रृंखला रखी है वो, और इस OH को रिप्लेस करके क्या प्राप्त होना चाहिए, हैलाइड प्राप्त होना चाहिए। तो वही तो अभिक्रिया है। आर का मतलब यहाँ श्रृंखला, उसके साथ लगा है OH, और आपने प्राप्त क्या किया, आर का मतलब श्रृंखला प्राप्त किया, और हैलाइड का मतलब एक्स को दिखाते हैं, हैलाइड हैलोजन वर्ग के सदस्यों को एक्स दिखाते हैं, इसका मतलब यही है। यानी ये अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया भी है, और ये कैसे प्राप्त करें में भी पूछा है कई बार कि अल्कोहल से अगर एल्किल हैलाइड प्राप्त करना होगा तो कैसे प्राप्त करें। कई प्रकार की अभिक्रिया, सब चीज को पढ़ाया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए बस। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही अगर आपके साथ जो भी होंगे दोस्त, जो भी क्लास 11th 12th में होंगे, तो उनके पास भी ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेज वाला चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि बूटर्ज अभिक्रिया। बूटर्ज अभिक्रिया को आप पहले क्या करिए कि डिफिनेशन के माध्यम से समझिए कि बूटर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बूटर्ज अभिक्रिया उसे कहते हैं, यानी वह अभिक्रिया, यानी कि जिसमें 2 एल्किल हैलाइड, यानी इसमें आपको क्या लेना है कि 2 एल्किल हैलाइड लेना है। और जब 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। अगर जब 2 एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराएंगे और उनके द्वारा जो यौगिक प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा कि उसे कहेंगे हम लोग बूटर्ज अभिक्रिया। और फिर देखिए बूटर्ज अभिक्रिया और फ्रैंकलिन अभिक्रिया दोनों लगभग अभिक्रियाएं समान होती हैं। जैसे कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया
और बूटरजेव क्रिया दोनों में लगभग समान है। यानी कि अगर बूटरजेव क्रिया को कराना है बूटरजेव क्रिया को, तो बूटरजेव क्रिया में बूटरजेव क्रिया पे अब इसमें क्या होगा कि फ्रैंकलिन और बूटरजेव क्रिया में इसमें क्या होगा कि एल्किल हैलाइड जो होंगे वो लगभग समान ही होते हैं, यानी कि दोनों में एल्किल हैलाइड दोनों में समान होंगे। लेकिन जो गौड़ अभिकारक होगा, गौड़ अभिकारक का मतलब कि वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप बूटरजेव क्रिया में क्या करेंगे, आप एल्किल हैलाइड, तो मैं क्या अभी समझाया हूँ कि एल्किल आप किसे कहेंगे, तो आप एल्किल कहेंगे आर को, और उसके साथ एक हैलोजन वर्ग का सदस्य। और मैं यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो मैं साइड में यहाँ पे कहीं भी इंडिकेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। एल्किल का मतलब यहाँ मैं समझा देता हूँ, आपको समझाया हूँ ही, यानी कि एल्किल को दिखाएंगे आर से, और हैलोजन या हैलाइड एक ही बात है, हैलोजन वर्ग के सदस्यों को दिखाएंगे एक्स से। इसको मैं दिखाता हूँ CH3 C2H5। जैसे मेथेन एक कार्बन है तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो मेथेन का सूत्र होगा CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3, एल्किल बन गया। और एल्किल का जब हमें मेथेन था तो मेथेन का मतलब जब एक कार्बन था तो उसके नाम में जोड़े थे मेथ, और एल्केन में क्या नाम जोड़ा जाता है, एन, अभी मैंने समझाया है। जब उसको एल्किल बनाएंगे तो उसके नाम में क्या जोड़ेंगे, इल, तो ये बन जाएगा मेथिल। उसके बाद जब 2 कार्बन आ गया तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, एल्केन बनाना होगा तो एन, और जब एल्किल बनाना होगा तो इल, एथिल। इसी तरह C3H8 होता है एल्केन का, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो 7 आएगा, तो C3H7 तो हो जाएगा प्रोपिल। हैलोजन में आपके 4 सदस्य आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एसिस्टीन भी है, लेकिन मुख्यतः आप उसमें से 4 अभिक्रियाओं को ही पढ़ेंगे। अब मैंने इसको लिया, आर का मतलब होता है एल्किल, एक्स का मतलब होता है हैलोजन वर्ग के सदस्य। इनकी संख्या हमको कितना करना है, तो इनकी संख्या हमको करना है 2, मैंने अभी बताया भी है कि एल्किल हैलाइडों की संख्या कितनी करनी है, 2, और किसके साथ करानी है, तो करानी है आपको साथ सोडियम के साथ। बस वही चीजें होंगी, यानी कि अगर सोडियम के साथ होगा तो वो कहलाएगा बूटरजेव क्रिया, और जब जिंक के साथ होगा तो उसे कहा जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया आपकी फ्रैंकलिन अभिक्रिया। और जो अभिकारक होगा, जो मेन अभिकारक होगा वो, और जो मेन उत्पाद होगा वो, दोनों में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अंतर क्या है कि कैसे पता करेंगे कि ये बूटरजेव अभिक्रिया है और वो फ्रैंकलिन अभिक्रिया है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये सिम्ट अभिक्रिया को ऊपर लिख देता हूँ और फ्रैंकलिन अभिक्रिया को नीचे लिख देता हूँ, जैसे कि विभेद करने में और रिएक्शन को समझाने में और भी आसानी हो जाए और समझने में आपको भी आसानी हो जाए। फ्रैंकलिन अभिक्रिया, मैंने इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर लिया है तो इसके पीछे कारण क्या है कि मैं दोनों अभिक्रियाओं को आज ही एक ही बार में समझा दूंगा। मान लीजिए एक वीडियो में बूटरजेव अभिक्रिया आज मैंने समझाया, कल फ्रैंकलिन अभिक्रिया अगले वीडियो में समझाऊंगा, तो आपको हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो। मैं इसको क्या, अब ये समझ चुके हैं तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अगर आपको नोट करना होगा तो मेरे वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ RX प्लस RX, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, जिंक के साथ। देखिए दोनों अभिक्रियाओं को मैंने लगभग कर दिया है, बस आपको मेन में जानना है। इसकी उपस्थिति लिख लेंगे शुष्क ईथर, ड्राई ईथर भी लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सोडियम के साथ होगा तो भाई सोडियम के जो अभिकारक होंगे वो निकलेंगे, जिंक के साथ हुआ तो जिंक के साथ। अब यहाँ पे इसमें से क्या होगा कि यहाँ का एक्स का मतलब जो भी आपने हाईलाइट रखा है, और इसमें का जो सोडियम है वो सोडियम। तो जब हम एक एक्स लेंगे तो उसके लिए एक सोडियम की आवश्यकता होगी, क्योंकि हैलोजन वर्ग के जो सदस्य होते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी बैलेंसी कितनी होती है, 1 -1 होती है, और सोडियम का भी कितना होता है, +1। तो जब सोडियम यानी रासायनिक आबंध सूत्र, जो भी क्लास 11 के छात्र होंगे उनको अगला चैप्टर मुझे रासायनिक आबंध जैसे शुरू से पढ़ाएंगे, परमाणु संरचना के बाद तत्वों का वर्गीकरण, उसके बाद रासायनिक आबंध, सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा कि कैसे किसका कैसा निर्माण हो रहा है। यानी कि अगर किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उसके पीछे कई कारण है। ये सब चीज़ें अभी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा तो इसी को हम पढ़े पहले। तो सोडियम का +1 है तो क्लोरीन का भी -1 होता है, तो दोनों एक एक अभिक्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, तो NaCl। तो NaCl के निर्माण में कितने सोडियम, एक सोडियम और एक क्लोरीन। लेकिन यहाँ अगर हम एक क्लोरीन रखेंगे तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो सोडियम में कितना करना पड़ेगा हमको भाई, 2, तभी ना बैलेंसी पूरी होगी। तो यानी कि 2 सोडियम
दो हैलोजनों को निकालेगा तो निकलेगा क्या, तो निकलेगा NaX और इनकी संख्या कितनी होगी 2। अब हैलोजन यहाँ जो रखेंगे वो यहाँ प्राप्त होगा, बचेगा क्या, तो 2 R बचेंगे, यानी कि R सिंगल आबंध R। ये हो गया सूत्र के माध्यम से। अब हम आते हैं यानी कि जहां R और X इन यौगिकों को रखा जाए, यानी इनके जगह पे कोई सूत्र हम रखते हैं। जैसे R के जगह पे हम रख देते हैं CH3, ये आपका एल्किल है, इसके साथ हम जोड़ देते हैं क्या, Cl। आप उन चारों में से कोई क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे और हम क्या रख देते हैं, एक और CH3 रख देते हैं, CH3, और इसके साथ एक और Cl रख देते हैं। देखिए इसको बोला जाता है R एल्किल, और X की जगह पे कहा जाता है Cl। इनकी संख्या कितनी है 2, तो 2। फिर हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम किसके साथ, तो सोडियम के साथ। अब यहाँ पे जो भी उत्प्रेरक है आप उसको रख लीजिएगा, ठीक, मैंने लिख भी दिया है ऊपर। शुष्क ईथर आप चाहेंगे तो ऐसे इंडिकेट कर दीजिए, शुष्क ईथर। तो बचेगा क्या, यहाँ करेंगे सोडियम की मात्रा 2, क्योंकि कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन के लिए एक सोडियम, और जब 2 क्लोरीन है तो कितने सोडियम भाई, 2 सोडियम, तो यहाँ से निकलेगा आपका 2NaCl। बचेगा क्या, एक CH3, और यहाँ बचेगा एक CH3, और दोनों जब एक उत्पाद बनाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, एल्केन। या इसको ऐसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H6, बात एक ही है। ये किसका सूत्र है, तो ये आपका एथेन का सूत्र है। या तो आपसे पूछेगा बहुत ज़्यादा गर्मी है, बूटर्ज अभिक्रिया पूछेगा, तो बूटर्ज अभिक्रिया में आपको ये चीज़ को लिखना कैसे होगा कि जब दो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो वो एल्केन प्राप्त होता है। ऐसे लिखेंगे, इसी चीज़ को हिंदी में लिखा जाता है। तो मैंने क्या किया कि हिंदी में उसमें टाइम लिखवाएंगे, फिर भी जो वीडियो का वाचिंग टाइम बढ़ेगा, उससे क्या मतलब है, चीज़ों को समझने से मतलब है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक नॉलेज लेने से मतलब है। इसमें क्या होगा कि फिर इसमें 2 CH3 निकलेंगे। फ्रैंकलिन अभिक्रिया में सेम वही प्रोसेस है। अब जिंक की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, जिंक की बैलेंसी होती है 2, सोडियम की बैलेंसी 1 थी, तो क्लोरीन की आवश्यकता कितनी थी, 2 क्लोरीन थे, और दोनों को जब बराबर करना था तो सोडियम की मात्रा हमने कितना किया, 2 किया। अब इसमें क्या है कि जिंक की बैलेंसी जब 2 होती है तो एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। जब 2 दे देगा यही, तो इसकी क्वांटिटी 2 करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा X, इसमें से X, और इसमें से अकेला Zn, यानी कि ZnX2। अब X के जगह पे आप क्या रखते हैं, ये आपकी इच्छा है। मैं फिर इसको क्या करता हूँ कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया को मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए इसमें भी एल्किल हैलाइड, एक 2 एल्किल हैलाइड, यहाँ पर रखा गया है जिंक, इसमें भी 2 एल्किल हैलाइड है, बस यहाँ पे क्या रखा गया है, सोडियम। प्राप्त क्या होगा, तो प्राप्त होगा R सिंगल आबंध R। अब मैं यहाँ पे कुछ रखता हूँ, जैसे मैंने रख दिया CH3 Cl, फिर CH3 Cl, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, तो जिंक के साथ। तो यहाँ का Cl, यहाँ का Cl, और यहाँ का अकेला जिंक क्या निकालेगा, तो निकालेगा ZnCl2। बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा CH3 सिंगल आबंध CH3। दोनों अभिक्रियाओं में आप देखेंगे कि दोनों अभिक्रियाएं लगभग समान है। हुआ क्या, अंतर क्या है आखिर, तो अंतर यह है कि बूटर्ज अभिक्रिया में सोडियम के साथ कराते हैं और फ्रैंकलिन अभिक्रिया में जिंक के साथ कराते हैं। इसमें भी शुष्क की तरह आप लिख लेंगे, ऐसे इंडिकेट मैं कर देता हूँ। यानी कि दोनों अभिक्रियाओं को क्या लिखेंगे आप, दोनों अभिक्रियाओं में लिखेंगे। अगर फ्रैंकलिन अभिक्रिया का स्टेटमेंट लिखना होगा तो आप कहेंगे कि जब 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो जिंक के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। फ्रैंकलिन बूटर्ज अभिक्रिया का लिखना होगा तो बूटर्ज अभिक्रिया में लिखेंगे कि 2 एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगला अभिक्रिया लेते हैं, यानी कि आपको मैंने 3 अभिक्रिया बता दिया। एक आपको डार्जन अभिक्रिया बता दिया, डार्जन अभिक्रिया, और उसके बाद से आपको बूटर्ज अभिक्रिया बता दिया, उसके बाद मैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सिम्ट अभिक्रिया बताता हूँ। अगर आपको नोट करना या स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, 1-2 सेकंड का, उसके बाद मैं इसको इरेजर करूँगा क्योंकि जगह मेरे पास कम है। सिम्ट अभिक्रिया को मैं और डीपली से समझाना चाहता हूँ। फिर सिम्ट अभिक्रिया को ये सब मैं मिटा दूँ, सिम्ट अभिक्रिया थोड़ा सा मिटाऊंगा बस, सिम्ट अभिक्रिया इतना में हो जाएगा। सिम्ट अभिक्रिया, तो सिम्ट अभिक्रिया के लिए क्या क्या चाहिए, तो सिम्ट अभिक्रिया का होता है कि एसिटिक एसिड चाहिए। एसिटिक एसिड, एसिड का मतलब एसिटिक एसिड नहीं, कोई भी एसिड ले सकते हैं आप। एसिड की क्या पहचान होती है,
तो एसिड का जो क्रियात्मक समूह या अनुलग्न होता है वो होता है कार्बन से डबल आ बंध O और सिंगल आ बंध OH, और दूसरे तरफ क्या होनी चाहिए, श्रृंखला होनी चाहिए, और इसकी अभिक्रिया आपको कराना N3H से, यानी कि हाइड्राजोइक अम्ल से। हाइड्राजोइक अम्ल से यह अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, हाइड्राजोइक अम्ल से। मैं और थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। आर का मतलब आर ऐसे लिख लीजिए, C OH कर दीजिए, एसिड बन गया, और इसकी अभिक्रिया आपको कराना N3H से, और जब N3H से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है ये तो बता ही जाएगा आपको। तो आर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, तो आर का मतलब हुआ, अभी मैंने समझाया, श्रृंखला। आप चाहे श्रृंखला जितनी चाहेंगे उतनी बड़ी रखेंगे, बड़ी रखेंगे तो उत्पाद बड़ा प्राप्त होगा, कम रखेंगे तो उत्पाद कम प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे COOH होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या बनाना है उसका, तो उसका बनाना है हम लोग को एसिड, और किसके साथ कराना है, तो N3H से। N3H का मतलब मैं N3H को भी तोड़ देता हूँ ऐसे, N2N और H, N3 और H। अब इसकी अभिक्रिया कराना है तो क्या क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से प्राप्त होगा CH3CH2, और यहाँ का NH, और यहाँ का भी एक H। तो बनेगा क्या, तो यहाँ बनेगा CH3CH2 और NH2। एक मैंने लिया है N और दो लिया है H, एथिल एमीन। अगर मेथिल एमीन कहेगा तो यहाँ पे श्रृंखला कितनी रखेंगे, एक, और इसको फिर हाइड कर देंगे, मिटा देंगे, तो CH3COOH। जब CH3 रखेंगे तो यहाँ CH3 प्राप्त होगा, जब CH3CH2 रखे हैं तो CH3CH2 प्राप्त हुआ। बचा क्या, तो यहाँ बचा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा N2 यानी नाइट्रोजन गैस। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस है तो वो उड़ेगा, गैस की पहचान है। अब इसमें क्या हुआ, तो इसका जब हमको लिखना होगा, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे R, यहाँ का H, और यहाँ का, इसको भी दिखा देते हैं, इसमें से एक N, इसमें से एक N, तो बनेगा RNH2CO2 प्लस N2, यानी R का मतलब श्रृंखला, COOH इसमें होना ही चाहिए, N3H का मतलब हाइड्राजोइक अम्ल, मैंने यहाँ लिख देता हूँ हाइड्राजोइक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सिम्ट अभिक्रिया में किस गौण अभिकारक से अभिक्रिया कराई जाती है, तो एथिल एमीन या मेथिल एमीन या एल्किल एमीन प्राप्त होता है, तो आप उसका नाम बताएंगे हाइड्राजोइक अम्ल, यानी हाइड्राजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। देखिए ये आपके 4 अभिक्रिया होंगी। अब ये अभिक्रिया जो है क्लास 11th के लिए भी काम करेंगी, क्लास 12th के लिए काम करेंगी, 9th में और 10th में तो अभिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का काम आएगा। अब ऐसे ही लगभग मैं 30 के आसपास अभिक्रिया को कराने वाला हूँ, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको इस संबंधी यानी 11th और 12th की जानकारी के लिए अगर वीडियो या किसी भी रासायनिक केमिस्ट्री से कोई भी संबंध हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट करके और देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपकी अभिक्रिया कैसी समझ में आई या नहीं आई, आप बताएंगे। अगर नहीं आएगी तो मैं फिर और भी कोशिश करूँगा कि मैं और बेहतर से समझाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।